हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी पीओ रिक्रूट किए थे इन्होंने एज पर IBPS CRP 15, उन सभी को डीवी की रिगार्डिंग इन्होंने अपने वेबसाइट पर नोटिस दे दिया है। और इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे और जो कि इस नोटिस में दिया हुआ है, और जो भी आप लोगों का कॉमन क्वेरीज है और जो भी पॉसिबल क्वेरीज आप लोगों का हो सकता है वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये वीडियो क्योंकि लंबा होने वाला है, ऑब्वियसली आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही एज अ मैनेजर हूँ, और अभी 2 दिनों से मैं दिल्ली जनरल ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ। तो और एक लास्ट वीडियो था मेरा जिसमें कि मैंने बताया था कि 1 से 15 तारीख के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डीवी की रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो 15 को तो नहीं आया, आज ऐसे 16 है तो 16 को तो आज आया। ठीक है, तो चलो फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग की जो ट्रेनिंग होनी है और जो आप लोगों की डीवी होनी है वो आपकी CLD में होनी है, सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और जितने भी पीओज सेलेक्ट हुए हैं उनको जो भी पार्टिकुलर CLD अलॉट किया गया उसका भी लिस्ट इन्होंने दे रखा है, और वो आपको एनेक्सर में मिल जाएगा। तो ये सारे एनेक्सर्स और जितने भी एनेक्सर्स हैं वो सारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब रिव्यू डेट आउट हुआ था टीवी का जो नोटिस था वो मैंने टेलीग्राम पर पहले ही डाल दिया था 12 बजे के करीब ही। ठीक है, लेकिन एक्चुअली था मैं ऑफिस में और मेरे लिए वीडियो बहुत बना पाना पॉसिबल नहीं था उस टाइम, तो ये वीडियो आने में लेट हो गया थोड़ा। तो देखो, सब कुछ देख लेते हैं इस वीडियो में। जब आप डीवी के लिए रिपोर्ट करोगे 29 को, तो जो भी CLD की आपको जाना है वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स और आइरिस वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले यही होता है, आइरिस वेरिफिकेशन। जिस तरह आप जब एग्जाम देने जाते होंगे ना TCS में, तो TCS वाले जैसे आइरिस वेरिफिकेशन करते हैं आप, वैसे यहाँ पे बैंक CLD में भी आपकी आइरिस वेरिफिकेशन होगी। और उस आइरिस आइरिस वेरिफिकेशन अगर आपका हो जाता है उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो वेरीफाई किया जाएगा। वो सारे फैकल्टीज ही वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स आपके, जो भी डीवी होंगे। ठीक है, जो भी और डीवी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। और रही बात ट्रेनिंग की, तो आपकी 21 डेज की ट्रेनिंग होनी है, यानी कि 3 वीक्स की ट्रेनिंग होनी है। और देखो, ये जो बोल रहा है ना कि इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट लेटर, ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू डिस्पैच किया जाएगा और ईमेल के थ्रू भी डिस्पैच किया जाएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। ठीक है, और लास्ट टाइम एक पीओ से मेरी बात हुई थी, वो एक्चुअली मैं ब्रांच में ही था, तो वो मेरे अंडर काम कर रहे थे। OJT के लिए आए हुए थे, पर्टिकुलरली 2 महीने या 3 महीने का आप लोगों का OJT होगा अभी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में आप क्या करोगे, मूव करोगे। आपको ब्रांचेस की लिस्ट दी जाएगी, 2 महीने इस ब्रांच में जाना है, 3 महीने दूसरे ब्रांचेस में जाना है। तो एक वैसा ही पीओ आया था मेरे ब्रांच में। तो उससे बात करने के दौरान उन्होंने ये बताया कि उसका एक फ्रेंड था, उसको कोई स्पीड पोस्ट के थ्रू कोई हार्ड कॉपी नहीं आया और ना ही उसको ईमेल आया। ठीक है, और डीवी का डेट आ चुका था। तो इस तरह का केस अगर आपके साथ भी होता है, सपोज आपका डीवी का डेट दे दिया है ये 29 तारीख, और 29 तारीख तक अगर आपको ना तो ये स्पीड पोस्ट के थ्रू हार्ड कॉपी आता है अपॉइंटमेंट लेटर का, ना ही आपको ईमेल के थ्रू सॉफ्ट कॉपी रिसीव होता है, तो उस केस में आपको फिर भी डीवी के लिए रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है कि आपके पास नहीं पहुंचे ये लेटर, लेकिन फिर भी आपको डीवी के लिए रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। और कई लोग बोल रहे हैं कि मेल कब आएगा, मेल कब आएगा। मेल आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अगर मेल नहीं भी आता है तो आपको रिपोर्ट करना है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा अभी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट आपका होगा वो आपका जब सक्सेसफुल आइरिस वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका वो सही रहेगा, उसके बाद ही आपका अपॉइंटमेंट फाइनल होगा। फिर ये बात है कि आपको फुल्ली प्रिपेयर होकर रिपोर्ट करना है CLD में। ठीक है, जो भी सामान वगैरह होंगे आपके
सब कुछ लेकर के आपको जाना है। क्यों? क्योंकि आप जब आपकी डीवी होगी, डीवी 1 से 2 दिन चलेगी मैक्स टू मैक्स, और आई डोंट थिंक कि 2 दिन चलेगी, एक दिन में डीवी कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन डीवी होगी उसके नेक्स्ट डे से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और देख लेता हूँ पहले कैलेंडर में कि 29 तारीख कौन सा दिन है। कि 29 तारीख जो है आपका वेडनेसडे है। ठीक है। तो आपका 2 दिन का डीवी आप मान के चलो, लेकिन एक दिन में ही निपटा देंगे वो लोग। ठीक है, ज़्यादा कैंडिडेट्स भी नहीं है। तो डीवी जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और जब ट्रेनिंग आपका कंक्लूड होगा 21 डेज का, उस लास्ट दिन ही आपको शेड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, कि आपकी जो ओजेटी होनी है, आपका अभी क्या होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओजेटी। और आपके पास एक लिस्ट दिया जाएगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आपको कौन कौन से ब्रांच में जाने हैं। ठीक है। मुझे भी मिला था, मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ, मेरे पास अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, ये मिला जब मेरी ओजीटी हुई थी तब तब किए ये। तो इस तरह का शेड्यूल आपको मिलेगा। जैसे देख लो कि सब यहाँ पे आर ओ जेडो का नाम लिख दिया जाएगा। सपोज अगर आपकी ओजीटी किसी रीजनल ऑफिस में है तो यहाँ पे दे दिया जाएगा कि रीजनल ऑफिस या जनरल ऑफिस में जाना है, और यहाँ पे डेट दे दिया जाएगा कि इतनी डेट से इतने डेट तक आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, ब्रांच मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा जब आपकी जो ओजेटी का ये जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी 21 डेज वाली। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। देखो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे सारे के सारे आपको ओरिजिनल प्रेजेंट करने होंगे, और सारे के फोटो कॉपीज आप लेकर के जाना, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो 2 फोटो कॉपीज आप करवा लेना सारे के। और ये देखो फॉर्मेट्स इन्होंने कुछ दिए कि जो पॉइंट नंबर 1 2 3 में जो फॉर्मेट है वो आपको फिल करके जाना ही जाना है। सबसे पहला फॉर्म है आपका ड्यूली फिल्ड रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी 2 कॉपीज लेकर जाने हैं आपको। ये मैं दिखा देता हूँ अभी क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। ये है आपका रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर रीजनल ऑफिस का नाम लिखना है, जिस रीजनल ऑफिस में आपका CLD आने वाला है। ठीक है, तो आप नेट पर सर्च कर लेना, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सपोज मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर CLD अगर जो है वो पटना जोन के अंदर आता है, लेकिन रीजन की बात करें तो वो मुजफ्फरपुर रीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर जिसका मुजफ्फरपुर है तो वहाँ पे लिख सकते हैं रीजनल मैनेजर मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ऐसा सीन है। और यहाँ पर है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और ब्रैकेट में लिख देना JMGS 1 हो जाएगा, यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ठीक है, और ये हिंदी वाला फिल करना होगा तो हिंदी वाला फिल करना, इंग्लिश वाला फिल करना होगा तो इंग्लिश वाला फिल करना। आई हियर बाय अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, ब्रैकेट में लिख देना JMGS 1, और यहाँ पे अपना पूरा नाम, ठीक है, ब्लॉक लेटर में। और फिर अपने फादर का नाम लिख देना यहाँ पर, और अगर आप मैरिड होंगे तो अपने हस्बैंड का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये सब तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आपका एड्रेस, डोमिसाइल, हाइट, वेट मेजर करवा लेना। ब्लड ग्रुप आपका लिखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, और डिपेंडेंट्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि डिपेंडेंट्स में क्या डालें। देखो, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक का रूल ये बोलता है कि आपके फैमिली में, देखो आपके फैमिली में कौन कौन आते हैं। अगर आप 2 केस बनता है, अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके फैमिली में कौन आएंगे, आपके माता, आपकी मदर, आपके फादर, आपका भाई बहन भी आ सकता है। ठीक है, आपके भाई बहन। ठीक है, अगर ये चारों में से कोई भी पर्सन का मंथली इनकम 18,000 से ज़्यादा अगर है, ठीक है, ग्रेटर देन 18,000 है, तो वो आपके डिपेंडेंट नहीं बन सकते हैं। क्लियर हो गया?
तो आपके मदर या फादर में से किसी का भी अगर मंथली इनकम 18,000 से ज़्यादा है तो वो आपके डिपेंडेंट नहीं बन सकते हैं। आपकी सिस्टर अगर अनमैरिड है तो वो आपकी डिपेंडेंट बन सकती है, और आपके ब्रदर अगर अनमैरिड हैं तो वो आपके डिपेंडेंट बन सकते हैं अगर उसका एज 18 से कम हो। क्लियर? तो ये केस था, बॉयज़ गर्ल्स सब के लिए ये केस है। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो अगर आपके आपके बच्चे भी हैं, सन्स डॉटर हैं, तो उनका अगर वो अर्न कर रहे हैं सपोज, तो उनका अर्निंग जो है 18,000 से कम होना चाहिए फिर। और अगर आप मैरिड फीमेल है, ठीक है, तो उस केस में आप अपने क्या कर सकते हैं, इन लॉज को भी बना सकते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, बस शर्त यह है कि 18,000 से कम होना चाहिए मंथली इनकम। तो बस यहाँ पर वही फिल करना है आपको, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आपका अपने हिसाब से डाल देना है। क्लियर? इसी तो अब आगे देख लेता हूँ। पार्टिकुलर्स ऑफ एग्जाम पास्ड, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख देना आप। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम होगा बस वो लिखना। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर है कि अगर प्रीवियसली कहीं आप एम्प्लॉयड थे तो यहाँ पर लिख देना अपना डिटेल्स सारा कुछ, नहीं तो इसको छोड़ देना। अब देखो, अगर आप प्रीवियसली कभी एम्प्लॉयड थे तो उस केस में देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी इनक्लोज। तो ये फिल करने से पहले आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लेना किसी भी जिस भी कंपनी में आप थे पहले। ठीक है, और कभी आपको प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के दौरान चार्जशीटेड किया गया है, सस्पेंड किया गया है, या किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है आपके अगेंस्ट, तो यहाँ पे वो आपको कंप्लीट डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है, और या कभी आपको आपके एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज किया है या रिजाइन करने के लिए बोला गया है आपको एम्प्लॉयर के द्वारा ही, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बैंक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती है, तो ये बात को ध्यान में रख लेना। अपना फैमिली बैकग्राउंड जो भी है आपका, आपके फादर या अगर आप मैरिड फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड का पार्टिकुलर्स यहाँ पे देना है, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, और अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो यहाँ पर डाल देना। और इलनेस वाली बात भी यहाँ पे, सीरियस इलनेस देखो क्या होता है। सीरियस इलनेस में ये आँख की बीमारी, ये सब सीरियस इलनेस नहीं होता है कि आँख से कम दिखता है, 6/12 है, 6/6 की जगह पर, तो ये सब सीरियस इलनेस नहीं है। सीरियस इलनेस में आता है हार्ट रिलेटेड कोई भी इलनेस अगर है जिसके लिए कि आपको डेली मेडिकेशन लेना पड़ता है, ठीक है, वो सब सीरियस इलनेस है, तो वो सब यहाँ पर डालना आप। किडनी फेलियर हो गया ये सब डालना, स्टोन हो गया ये सब मत डालना। देखो ये है पर्सनल रेफरेंस, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ऐसे दो सम्मानित व्यक्तियों का नाम देना है जो कि आपके रिश्तेदार या पूर्व एम्प्लॉयर नहीं हो। ठीक है, आपके और कम से कम 3 साल वे आदमी आपको जानते हो। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, देखो अपने आपके पापा के ही फ्रेंड कोई अगर किसी जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है, तो उनका नाम ऑक्यूपेशन यहाँ पर दे देना, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, आपके रिलेटिव नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं रेफरी, तो ये आपके रिलेटिव नहीं हो सकते हैं, यहाँ बैंक ने साफ दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो उनका नाम ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, एड्रेस या मोबाइल नंबर। ठीक है, करेक्ट करेक्ट भरना है यहाँ पर। तो बस इतना ही फिल करना है, और प्लेस जो आपका जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, और डेट जिस दिन डेवी होनी है आपकी उस दिन का डेट डाल देना यहाँ पर, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना। ठीक है, तो आई थिंक कि इससे रिलेटेड सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज़ एंटीसीडेंट, इसकी 2 कॉपीज आपको लेकर के जानी है। ये है आपका एंटीसीडेंट फॉर्म, देखो यहाँ पर तो अपना फोटो लगा देना, और फिर यहाँ पर जोनल मैनेजर लिखा हुआ है ना, तो रीजनल मैनेजर को कट कर देना। ठीक है, और जो आपके पास CLD की जो लिस्ट है एनेक्सर बी, उसमें CLD के नाम के बगल में जोन का नाम लिखा हुआ है। तो सपोज मुजफ्फरपुर एज CLD जो है वो आता है पटना जोन में, तो यहाँ पर जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना जैडो लिख देना यहाँ पर। ठीक है, और अगर किसी का दिल्ली में है
तो वो यहाँ पर लिख देना दिल्ली जेडो। तो ऐसा है, किसी का लखनऊ में, ठीक है, तो लखनऊ जेडो लिख देना है ऐसा। और ये जितने जितने भी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करने हैं ना, सारे के सारे आपको ब्लॉक लेटर्स में फिल करने हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में फिल करने हैं आपको। ठीक है, अपना पूरा नाम। और देखो, फीमेल के केस में क्या होता है ना कि उनका टाइटल वगैरह ड्रॉप करते हैं वो लोग, या न्यू टाइटल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली मैरिड फीमेल के केस में होता है कि शादी के बाद वो लोग अपने हस्बैंड का टाइटल लगा लेते हैं। ठीक है, तो वैसा अगर आपके केस में हुआ है कि कुछ अपने सर नेम वगैरह ऐड किया है या सर नेम ड्रॉप किया है किसी भी स्टेज पे, ठीक है, तो आपको पूरा नाम, यहाँ पर पूरा नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो मेडन नेम है, यानी कि शादी के पहले जो नाम था, वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा असम में मोस्टली होता है। असम, मैं असम में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि असम में ऐसा होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना आपको। प्लेस एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, इसमें कुछ नहीं है। फुल एड्रेस ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन, देखो अपने लोकल पुलिस स्टेशन का कंप्लीट एड्रेस देना। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा आधार कार्ड में एड्रेस है मेरे घर का, वहाँ मैं रहता नहीं हूँ, और मैं प्रेजेंटली रह रहा हूँ दूसरी जगह। ठीक है, तो उस केस में देखो, जहाँ आपके आधार कार्ड का एड्रेस जो है, वहीं का आप लोकल पुलिस स्टेशन का एड्रेस दे देना। ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं करना है, कहीं भी आप रह रहे हो कोई मतलब नहीं बनता उससे। ठीक है, आपने फॉर्म में कुछ भी एड्रेस फिल किया हो, प्रेजेंट एड्रेस, लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो कि आपके आधार में मेंशन है, वही एड्रेस के पुलिस स्टेशन का यहाँ पर डिटेल्स देना। फुल एड्रेस ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम गूगल पे डालना और सर्च करना कि इस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जो भी एड्रेस आएगा विथ पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। 5 नंबर में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 5 सालों में आप अगर 1 साल से ज़्यादा किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पर रहे हो, तो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर देना है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच कि अब वो सोचते हैं कि क्या एग्जैक्ट डेट देना है यहाँ पर। तो एग्जैक्ट डेट नहीं देना है आपको, एक एस्टिमेट दे देना है यहाँ पर। नहीं तो सिर्फ ऐसा लिख देना जून 2024 से अगस्त 2025। ठीक है, बस एक ओवरऑल यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर कॉलम्स रोज वगैरह कम पड़ जाए तो ऐड कर लेना यहाँ पर न्यू कॉलम्स, न्यू रोज बना लेना। ठीक है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये आपके फादर का डिटेल्स है सारा का सारा। जो 7 नंबर है, इसमें अपना डिटेल्स नहीं डालना है, ये फादर का प्रेजेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ योर फादर, तो जो उनका लास्ट एड्रेस था वो आपको यहाँ पर देना है। प्रोफेशन क्या करते हैं, सर्विस में है तो डिग्नेशन क्या है, ऑफिस एड्रेस सब कुछ देना है। ये है मैरिड फीमेल के लिए, उनका हस्बैंड का डिटेल्स डालना है यहाँ पर। और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, और यानी कि 31/3/2025 को आपका जितना एज हो रहा है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके डाल लेना। ठीक है, एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा गूगल पे, वहाँ से देख लेना। और जब आपने मेट्रिकुलेशन किया था तो उस टाइम आपकी क्या एज थी वो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, और कैटेगरी SC ST OBC जनरल क्या है आपका, और अगर SC ST OBC से है तो आपका जो कास्ट है या ट्राइब है उसका क्या नाम है वो लिखना है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है 12 नंबर पॉइंट, कि आपका जब एज 15 साल के जब आप थे तब से लेकर के अभी तक आपने जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है, ठीक है, जितनी भी स्टडी की है, सारा का सारा आपको यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करना है। ठीक है, सपोज जब आप मैट्रिक में थे तो आप 15 साल के थे, तो उस केस में अपने स्कूल का नाम लिख देना। ठीक है, जैसे कि ये लिख दिया। डेट ऑफ एंट्रिंग लिख देना 1/3/2016। डेट ऑफ लिविंग, ठीक है, एग्जामिनेशन पास्ड, तो यहाँ पर लिख देना जो भी एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और CBSE का हायर सेकेंडरी या जो भी हो। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, सारा कुछ यहाँ पर लिख देना।
डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे तो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे फर्निश करना है आपका। ठीक है, देखो यार ये वीडियो लंबा होने वाला है, आई थिंक कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देख लेना। और ये 40 नंबर पॉइंट देख लो, ये बोल रहा है कि कभी आप अगर गिरफ्तार हुए हो या आपको डिटेन किया गया है, ठीक है, या आपको किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिबार किया गया है या किसी एग्जामिनेशन के से डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, डिटेल्स छुपाना नहीं है। ये जो एंटीसीडेंट फॉर्म होता है ना, ये आपकी जो आप जो पुलिस हेडक्वार्टर का जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं यहाँ पर, ये बैंक वहाँ पर भेजती है और बैंक खुद से वेरीफाई करवाती है आपका जो पार्टिकुलर्स है। तो ये सब डिटेल्स को हाइड मत करना। ठीक है, और ये 60 नंबर भी वही है। तो अगर किसी भी तरीके का अगर आपके अगेंस्ट केस चल रहा था या एफआईआर हुआ है या कोई भी एग्जाम से आपको डिबार किया गया है, तो सब कुछ आपको 14, 15, 16, 17 ये सब में यही सब डिटेल्स सबको फिल करना है। 18 नंबर क्या है कि आपके फैमिली मेम्बर में आपके वही आते हैं, माता पिता भाई बहन। ठीक है, बाकी और वो सब फैमिली मेम्बर में नहीं आता आपका। ठीक है, अंकल हो गए या आपके मम्मी के साइड से जो भी रिलेशन है वो सब नहीं आता इसमें। तो अगर है ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो मेंशन नहीं करना। और फिर डेट, साइन, प्लेस, और ये आपका एंटीसीडेंट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ये लोग। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी था वहाँ के प्रिंसिपल या एचओडी से चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि उन्होंने 5 साल पहले पढ़ा था और क्या वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, देखो कोई मैटर नहीं करता इससे कि कब अपने लास्ट एजुकेशन क्वालिफाई किया है। ठीक है, बस आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से लास्टली पढ़ा है वहाँ के हेड से आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कन्फ्यूजन, क्या वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करके देंगे वो बैंक के फॉर्मेट में होना चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, बैंक के फॉर्मेट में होना जरूरी नहीं है। बैंक के फॉर्मेट में जो होगा वो सिर्फ 2 और 3 होगा। ठीक है, तीसरा डाउट ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कि बहुत लोग बोलेंगे मैंने तो डिस्टेंस लर्निंग किया हुआ है तो मैं कहाँ से लाऊंगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उस केस में देखो क्या करना, उस केस में अगर देखो पॉसिबल है तो मांगना। ठीक है, और देखो डिस्टेंस लर्निंग जो करवाते हो वो करते हैं, वो भी तो किसी ना किसी कॉलेज वगैरह से टाई अप होता है, तो एक बार उनसे बात करना। अगर नहीं होता है तो उस केस में क्या करना कि 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, और जिसमें कि 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लेना। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर में क्या आ जाएगा, तुम्हारा बीडीओ आ जाएगा या सर्कल ऑफिसर आ जाएगा या रेवेन्यू ऑफिसर आ जाएगा। ठीक है, तो एसडीओ वगैरह हो गया। तो ये सारे आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, तो ये सबसे बनवा सकते हो। और ब्रांच मैनेजर से चाहिए तो सिंपली आपके पास जो ऑफर लेटर आएगा, ठीक है, आप लेकर के जाना, किसी भी नियरेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाना। इधर उधर किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही जाना, वहाँ के मैनेजर के पास जाना, वो साइन कर देंगे तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इन्होंने दे रखा है और दिखा देता हूँ मैं। ये है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और जिसमें कि जिनके पास भी जाना बोलना कि कम से कम 1 साल का बना दें। ठीक है, लास्ट 1 ईयर कम से कम बना दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। और देखो क्लास 10 से लेकर के ग्रेजुएशन, इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। और अगर आपने हायर स्टडीज़ की हैं और आपने IBPS एप्लीकेशन में उसका मेंशन किया है, जिक्र किया है उसके बारे में, तो वो सारे मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, चाहे सर्टिफिकेट्स कंसोलिडेटेड हो या सेमेस्टर वाइज हो, सारा कुछ चलेगा। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट या क्लास 10th का जो मार्कशीट है, मार्कशीट पे भी नहीं होगा तो एडमिट कार्ड पे भी रहता है आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ, तो वो लेकर के जाना है आपको।
और आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर दो पैन कार्ड के लिए, तुरंत बन जाता है। और आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता है, और जैसे कि असम में बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है ड्यू टू एनसीआर, तो उस केस में वोटर आईडी वगैरह लेकर आप जा सकते हो। और जो 6 पासपोर्ट साइज लेकर के जाने हैं आपको फ़ोटो, वो वही फ़ोटो होना चाहिए जो कि एप्लीकेशन आईबीपीएस का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम जो आपने डाला था। सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो पहले एम्प्लॉयड थे कहीं। तो अगर आपने रिजाइन दे दिया है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर के आना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि ओबीसी एनसीएल, वो लेकर के जाना है। और वो जो होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का लेकर के मत जाना, ठीक है। और देखो ये लिखा है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। और इन्होंने कुछ डेट मेंशन नहीं किया है यहाँ पर कि किस डेट का होना चाहिए। तो देखो जब डीवी होगा तो उससे पहले के डेट का ही होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो ओबीसी एनसीएल होगा या एससी सर्टिफिकेट होगा वो लेकर के जाना ही जाना है आपको। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो पीडब्ल्यूडी कोटा से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो उनको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे लिखा वेरीफाइड फ्रॉम लोकल पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है। बस ऐसा लिख दिया है यहाँ पर इन्होंने। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि, तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरीफाइड फ्रॉम लोकल पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट खुद से बनवाना होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको खुद से बनवाना है। और 29 तारीख आपका डीवी है। आज कितना तारीख हो गया? आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16, और 16 को आपको ये आया है नोटिस। तो अगर आप अभी अप्लाई कर देते हो तो आपका आ जाता है, ठीक है, आ सकता है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अगर नहीं आता है तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगा, एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव होगा आपको जब आप पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो वो एक्नॉलेजमेंट ही लेकर के आपको जाना है। अब सवाल ये आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने चैनल पे अपने वीडियो बना रखा है, अभी दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पर आपको मिलेगा वो वीडियो। इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना है और उसके वीडियोस पार्ट सेक्शन में जाना है, और स्क्रॉल करते हुए आप जब नीचे आओगे तो ये मिलेगा आपको आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क डीवी अपडेट, पुलिस अथॉरिटी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस इशू करती है उसी को हम लोग बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो डिफरेंट स्टेट्स का मैंने इसमें कवर किया है कि कैसे कैसे अप्लाई करना होता है डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये वीडियो आप लोग देखना, और इस वीडियो को मैं अपने इस जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके एंड में भी लगा दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें सीआईसी स्कोर की। देखो इन्होंने यहाँ पर सीआईसी बोला है, ठीक है। बहुत सारे बैंक सिविल बोलते हैं, सिविल की डिमांड करते हैं, तो इन्होंने सीआईसी बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी सीआईसी कंपनीज हैं, जैसे कि हो गया सिविल हो गया या इक्विफैक्स हो गया या आपका क्रिफ हो गया, किसी से भी आप अगर निकालें सीआईसी तो आपका 650 से स्कोर कम नहीं होना चाहिए। और जो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप सिविल से ही अपना सीआईसी स्कोर निकलवाना, ठीक है। और वो सिविल से कैसे निकालना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। देखो वीडियोस में जाना और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते करते ये जो है सिविल स्कोर टेंशन कर्व, इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो सिविल से रिलेटेड जो भी डाउट है आपका, ठीक है, क्या इसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, और ये वीडियो भी मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, ठीक है। और ये बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर शुड नॉट बी एनी क्रेडिट डिफॉल्ट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन विजिबल इन दी सीआईसी रिपोर्ट। ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो सीआईसी रिपोर्ट होगा, आपका जो सिविल रिपोर्ट होगा, उसमें किसी तरह का क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और किसी तरह का फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन
फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब हुआ कि एनपीए वगैरह नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उस केस में एनपीए वगैरह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछेंगे कि मैंने तो कभी लोन ही नहीं लिया है तो मेरा सिविल क्या निकलेगा। देखो, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है कभी तो आपका सिविल या तो -1 आएगा, ठीक है, और नहीं तो लिखा आएगा सिंपली नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो उस केस में जो भी प्रिंट आउट आ रहा है आपका नो रिकॉर्ड्स फाउंड, वही लेकर के चला जाना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट्स हो सीआईसी स्कोर विद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग must either get the status updated or produce an NOC from lender to the effect that there is no outstanding with respect to account status। देखो सिंपली इसमें क्या लिखा हुआ है कि सपोज वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लोन एनपीए हुआ था और लेकिन उन्होंने लोन को सही कर दिया, ठीक है, अपग्रेड कर दिया, तो लेकिन उनके सिविल में अभी भी एनपीए ही दिखा रहा है स्टेटस में। तो उस केस में क्या करना है, वैसे कैंडिडेट्स को जो अपडेटेड स्टेटस है वो लेना है लेंडर से, ठीक है, या जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है वहाँ से एक एनओसी लेना है आपको कि आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, या जो भी आपके लोन का स्टेटस है वो आपको अपने बैंक से लेकर के जाना है वहाँ पर, ठीक है। और अदर फॉर्मेलिटीज़, जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंशन है 2A 2B 2C 2D में, ये बैंक वेबसाइट पे है रिक्रूटमेंट सेक्शन में, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और सबसे पहला है आपका ये तो 2A 2B 2, और ये तो आपको मिल जाएगा। ये है आपका फर्स्ट नंबर ड्यूली फिल्ड सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये है आपका प्रान जनरेशन के लिए, यानी कि एनपीएस के लिए। देखो जिसको पता है एनपीएस क्या होता है उसकी तो ठीक है, जिसको नहीं पता एनपीएस क्या होता है मैं बता देता हूँ ब्रीफ में। जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपका एक एनपीएस अकाउंट ओपन करवाया जाता है, और जो एनपीएस अकाउंट आप ओपन करेंगे तो जो अकाउंट नंबर मिलता है एनपीएस अकाउंट में, उस अकाउंट नंबर को हम लोग बोलते हैं प्रान नंबर। ये एनपीएस अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं? इसलिए ओपन करवाते हैं कि जब आप रिटायर करोगे तो आपको पेंशन मिलेगा, तो इस अकाउंट में जितने पैसे जमा रहेंगे आपके उसी हिसाब का पैसा मिलना है। होता क्या है, हर महीने आपकी सैलरी से, ठीक है, आपके बेसिक और जो डीए मिलेगा आपको उसका 10% डिडक्ट होके एनपीएस अकाउंट में जाता है, और आपके बेसिक और आपके डीए का 14% बैंक अपने से क्रेडिट करती है इस एनपीएस अकाउंट में। तो हर महीने इतना अमाउंट जो है आपके एनपीएस में क्रेडिट होता है, और इसी तरह होते होते आपका पेंशन फंड बनता है, ठीक है। और जब आप रिटायर करोगे तो आपको जो पेंशन मिलेगा इसी पेंशन फंड से आपको पेंशन मिलना है, ठीक है। तो ये पेंशन के लिए जो अकाउंट ओपन करना है एनपीएस अकाउंट, उसका फॉर्म है ये वाला ड्यूली फिल्ड सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और ये दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर आपको मिलेगा। ये है आपका सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसको कम्प्लीटली फिल करना है आपको, और देखो ये आपको जब डीवी के लिए आप जाओगे ना उस टाइम भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर पेंशन फंड तो एसबीआई होता है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक का पेंशन फंड है वो एसबीआई है, तो एसबीआई यहाँ पर डालना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ऑटो चॉइस डालना है, ठीक है। और ये सब फिल नहीं करना है, ये सब कुछ भी फिल नहीं करना है, बस अपना नाम पता वगैरह फिल करना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट सब फिल करना, बाकी वो सब बैंक देख लेगा आपका, वो सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। 2A एम्प्लॉय अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन, इसको आपको नोटराइज करवाना है और नोटराइज करके आपको सबमिट करवाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्या है आपका। तो ये जो आपका एम्प्लॉय अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आपको नोटराइज करवाना है, और जब नोटराइज करवाएंगे हम लोग तो नोटराइज जो होता है वो स्टाम्प पेपर पे होता है। तो अब मेन सवाल ये होता है कि कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के अमाउंट, ये कन्फ्यूजन आएगा कि कितने अमाउंट के स्टाम्प पेपर पे नोटराइज करवाएं। देखो अगर एक हफ्ते के अंदर आपका ये डीवी के रिगार्डिंग मेल आ जाता है तो उसमें आपका लिखा रहेगा कितने अमाउंट के स्टाम्प पेपर पे करवाना है, क्योंकि हर स्टेट्स का जो है अमाउंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर नहीं आता है वैसा कुछ लिखा हुआ तो आप सेफ साइड के लिए 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे ये नोटराइज करवा लेना,
ठीक है। और इसमें लिखा हुआ क्या है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, ये मैं बता देता हूँ एक बार ब्रीफली। देखो, इसमें सिंपली आप ये कंफर्म कर रहे हो कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं और जेन्युइन है। आपकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है, आप ट्रांसफ़र या पोस्टिंग पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया रूल के बारे में लिखा हुआ है कि बैंक के खिलाफ कुछ भी गलत या नेगेटिव पोस्ट कभी नहीं करोगे और ऐसी कोई भी चीज़ फॉरवर्ड नहीं करोगे आप, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और मेडिकल डिक्लेरेशन में, इसमें मेडिकल डिक्लेरेशन भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा कोई भी सीरियस इलनेस है तो आपने छुपाई नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है बैंक को, ठीक है। और अगर किसी तरह का आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने दिया है बैंक में तो आपकी जॉब बैंक कैंसिल कर सकती है और आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे जिससे कि बैंक को नुकसान होगा। और जो पॉइंट 8 में लिखा हुआ है कि आप किसी तरह का तरीके का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं लेकर के आओगे, ठीक है। या मैनेजमेंट पे प्रेशर बनवा रहे हो, किसी एमएलए से बोल दिए कि हाँ मेरी पोस्टिंग यहाँ करवा दीजिए, पता चला कि वो एमएलए या एमपी जो है प्रेशर डाल रहे हैं बैंक के लोगों पर, तो इस तरह का काम नहीं करना है, ठीक है। और वर्क कल्चर की बात करें तो कलीग के साथ अच्छा बिहेव करना है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें लिखी हुई इसमें। तो इस जब स्टाम्प पेपर पे आप ये चीज़ों को मना देते हो तो आप लीगली बाइंड हो जाते हो, ठीक है। तो अगर किसी तरह का आप ऐसा एक्शन करते हो, ऐसा काम करते हो जो कि इसमें लिखा हुआ है, तो बैंक आप पर एक्शन ले सकती है। तो सिंपली ये समझो इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका 2B, एम्प्लॉय अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन टू बी न्यू हायर्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो देखो, इसका 2 कॉपी आपको लेकर के जाना है, एक को नोटराइज करवाना है और एक को नोटराइज नहीं करवाना है, ठीक है। सिंपली ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेडिकल बैंक करवाएगी, तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि टू बी साइंड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन। मेडिकल बैंक नहीं करवाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मेडिकल नहीं करवाती है, मेडिकल आपको खुद से करवाना है। और मेडिकल खुद से कैसे करवाना है, तो आपको ये मेडिकल फॉर्मेट जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, ये किसी भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है जहाँ की सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पे सिंपली बोलना है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो जो भी फी होगा उनका 2 रुपये 5 रुपये लेते हैं वो लोग, बाकी सारे टेस्ट वगैरह करवाएंगे। जो आप ये फॉर्मेट दिखाना उनको कि ये फॉर्मेट पे हमको साइन करवाना है, तो जो भी इसमें टेस्ट वगैरह लिखा है वो सारा उस अकॉर्डिंग सारा टेस्ट वगैरह डॉक्टर दे देंगे। और फाइनली यहाँ पे सीएमओ का साइन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सील, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपको बनवाना है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाया हुआ ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो 2 फॉर्मेट है इसमें। एक तो फॉर्मेट है जो कि आपका सिविल सर्जन साइन करेगा और एक और फॉर्मेट है जो कि आपको भरना है, ठीक है। वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये है, आपको सबमिट करना है, डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। तो ये आपको फिल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो ये आपको खुद से फिल करना है, घर से ही फिल करके ले जाइएगा ये, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें फिल करनी है यहाँ पे। और इसमें किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। तो ये फिल करके ले जाना आप। और जब आपका टेस्ट वगैरह सब कुछ कंडक्ट हो जाएगा, रिपोर्ट वगैरह बन जाएगा आपका, तो सीएमओ के पास आप जब जाओगे तो यहाँ भी साइन करवा लेना, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो ये, कि देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये सिंपली ये है कि उस केस में जब आपका जो सीएमओ है वो लिख दे कि यू आर मेडिकली अनफिट या नॉट फिट टू जॉइन द सर्विस ऑफ द बैंक, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि सीएमओ या सिविल सर्जन के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। चैलेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। और अपील कब कर सकते हो, जब बैंक को ये लगेगा कि आपके पास स्ट्रांग प्रूफ हो, ठीक है। तो उस केस में बैंक एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट कर सकता है और उस केस में आपको 500 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मेडिकली फिट डिक्लेयर हो गए तो बैंक वापस पैसा कर देगा आपको, अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए तो ये पैसा वापस नहीं होगा और जो मेडिकल बोर्ड का डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल। तो ये सिंपली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स हमने देख लिए। और
देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है या आपको जो भी अपॉइंटमेंट लेटर आएगा पोस्ट के थ्रू, उसका एक्नॉलेज्ड कॉपी आपको नहीं सेंड करना है बैंक को। ठीक है, यानी कि एक्नॉलेज्ड कॉपी मतलब कि उसका प्रिंट आउट निकाल के साइन करके सेंड नहीं करना है बैंक को। ठीक है, आपको उसको साइन करके पर्सनली हैंड ओवर करना है एट द टाइम ऑफ डीवी। और यहाँ पे फिर से ये लोग बात को बोल रहे हैं कि आपका जो भी सिलेक्शन दैट इज प्रोविजनल एंड दैट इज सब्जेक्ट टू योर फॉर बीइंग मेडिकली फिट। ठीक है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ सही होगा तभी इस। और ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि जो भी प्रोफेशनली ऑफिसर हैं उनको उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक कि सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पर देख लिए हैं, डिस्कस कर दिया है मैंने सारा फॉर्म्स। और देख लेता हूँ और भी कोई फॉर्म्स छूट गया क्या। तो सारे फॉर्म्स को मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिया है। और किसी तरह का अगर कन्फ्यूजन रह गया होगा फिर भी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और क्योंकि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही हूँ और अभी मैं मैनेजर पोस्ट पे हूँ, तो आई हैव एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी है, तो आई विल रिप्लाई अपने एक्सपीरियंस से जो भी होगा मैं बताऊंगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि बहुत सारे पीओ लोग जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनको लग रहा होगा कि उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। ठीक है, तो पोस्टिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है। वो वीडियो मैं दिखा देता हूँ मेरे यूट्यूब पेज पे आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पर आना और आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। ये ये वाला जो वीडियो है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को आप देखना, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा पोस्टिंग का। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बहुत सारा आपको भी जो भी पीए लोग अभी रिक्रूट होने वाले हैं, जिनका भी डीवी है, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, आपका जो ओजीटी होगा वो कैसे होगा, ठीक है, लास्ट टाइम कैसे हुआ था, जो इंटरनल चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए आप। ठीक है।